कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम तरुण है और वो पेशे से एक जाने माने वकील है। उन्हें लॉ कॉलेज में स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया होता है। तभी तरुण कहता है कि कानून इंसाफ के बराबर नहीं है, सिर्फ एक माध्यम है इंसाफ दिलाने का, लेकिन वो भी कभी कभी। कानून से कभी प्यार मत करना, नहीं तो तुम्हें एक दिन निराशा ही मिलेगी। तभी एक स्टूडेंट खड़े होकर कहती है, सर आप खुद एक लॉयर हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तभी तरुण 2012 में हुए निर्भया केस के याद दिलाते हुए कहते हैं, उसमें 5 आरोपी थे जिसमें से एक नाबालिग था। बस 3 महीने बचे थे बालिग होने में, लेकिन उसने जो विक्टिम को घाव दिया उससे उसकी मौत हुई और केस के दौरान वो 18 साल का हो भी गया था और पूरा देश चाहता था कि उसे फांसी की सजा मिले और कानून ने सभी बलात्कारियों को फांसी की सजा दी, लेकिन उसे सिर्फ 3 साल की सजा देकर छोड़ दिया। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अंजलि होता है और वो फिल्मों में असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करती है। वो कुछ कपड़े को लेकर एक आदमी को दिखाने जाती है जिसका नाम रोहन खुराना होता है, जो कि एक जाना माना फिल्म डायरेक्टर था। तभी अंजलि रोहन को अपने कपड़े दिखाने लगती है। रोहन कुछ अजीब तरह से अंजलि को देख रहा था। वो अंजलि से गलत गलत बातें करने लगता है और अंजलि के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अंजलि वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अपनी हवस का शिकार बना लेता है, जिसके बाद अंजलि अपने मुंह को ढककर घर आती है। ये देखकर उसका भाई पूछता है क्या हुआ। तभी अंजलि सारी बात अपने भाई को बता देती है, जिसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो फिल्म सेट पर अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और अंजलि के बलात्कार के केस में पकड़कर ले जाती है। तब हम अंजलि को देखते हैं जिसे पुलिस द्वारा हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी। तभी वहाँ पे वह डॉक्टर उससे सवाल पूछता है, जब ये सब हो रहा था तो आपको दर्द हुआ या नहीं, आप पहले से सेक्सुअली एक्टिव थे या नहीं, आप किस पोजीशन में थे। न जाने कितने सवाल पूछे जाते हैं जिसके साथ रेप होता है। तब तक हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात पूरी तरह से फैल चुकी थी कि एक फेमस डायरेक्टर ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। तभी जनता पूरी तरह से आक्रोश में आ जाती है। तभी रोहन के केस का सुनवाई का दिन आता है जहाँ पे उसकी बीवी कैनाज भी मौजूद होती है। तभी कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि अंजलि ने जो बयान दिया है उससे ही मिलते जुलते रिपोर्ट आए हैं, यानी कि डीएनए टेस्ट में यह पाया गया है कि अंजलि के विजाइना में रोहन के स्पर्म मौजूद थे, जिससे रोहन को सेशन कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा सुनाई जाती है। जब पुलिस रोहन को लेकर जा रहे होते हैं तभी वह अपनी वाइफ कैनाज से कहता है, मेरा यकीन करो मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया, उन लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट को बदली है। तभी कैनाज जाने माने वकील तरुण के पास जाती है और उनसे इस केस को हाई कोर्ट में लड़ने की अपील करती है। तभी तरुण इस केस के बारे में पढ़ ही रहा होता है कि उसकी वाइफ कहती है, इस केस को लेने का क्या जरूरत था जब ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि वह रेपिस्ट है। तभी तरुण कहता है कि कन्विक्टेड रेपिस्ट का भी संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें भी प्रॉपर लीगल और डिफेंस मिले, नहीं तो किसी को भी उठाकर अंदर किया जा सकता है बिना कोई ट्रायल और डिफेंस की, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। तब अगले दिन तरुण रोहन से मिलने जेल जाता है और कहता है, अपना पैसा और मेरा टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप सब कुछ सच सच बता दीजिए जिससे यह केस आगे बढ़ सके। जिसके बाद रोहन उसे सब कुछ बता देता है। इधर हम देखते हैं कि अंजलि का केस हीलर लड़ने वाली है। तभी हाई कोर्ट में केस की सुनवाई का दिन आता है और हीलर अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि रोहन अपने साथ काम करने वाले सभी लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और उसके साथ गलत काम करता है। तभी हीलर अंजलि को कटघरे में बुलाती है और पूछती है उस दिन क्या क्या हुआ था। अंजलि उसे सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ था। तब हीरल कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि रोहन को कम से कम 20 साल की सजा मिलनी चाहिए। तभी तरुण अपने डिफेंस में कहता है कि रोहन के ऊपर जो आरोप लगा है वो अंजलि के साथ कभी हुआ ही नहीं। डिफेंस ये प्रूफ करके रहेगा कि कैसे एक औरत कानून का गलत इस्तेमाल करती है, जो कानून उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। सुनवाई खत्म होने के बाद तरुण कोर्ट से बाहर निकलता है। तभी सारे पत्रकार और पब्लिक उसे घेर लेती है। उसी बीच में से एक लड़की तरुण पर सिहाई फेंक देती है। देश की जनता में पूरी तरह से आक्रोश भर चुका था तरुण के खिलाफ कि वो क्यों एक बलात्कारी को डिफेंस कर रहा है। तभी केस की सुनवाई दोबारा से शुरू होती है और तरुण इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कटघरे में बुलाता है और पूछता है, अंजलि ने रिपोर्ट दिन में लिखाई थी लेकिन आप रोहन को अरेस्ट करने शाम को गए, इसका मतलब आप पूरा दिन रिपोर्ट ही लिखते रह गए। उन्होंने कहा था कि उसने रोहन को कॉल नहीं किया ताकि वो अलर्ट होकर भाग न जाए, लेकिन रोहन के कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे कॉल किया।
पुलिस स्टेशन के सामने वाले दुकान से और ब्लैकमेल करके पैसे भी मांगे, लेकिन रोहन ने देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसका फोन भी जब्त कर लिया। कानून के हिसाब से किसी भी आरोपी का फोन जब्त करना गलत है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने 2 दिन बाद रोहन की बीबी को फोन वापस किया। इसका मतलब है वो फोन से सबूत मिटा रहे थे जो उन्होंने किया था। इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से करप्ट होते हैं। तभी तरुण अंजलि और रोहन के अफेयर के बारे में कोर्ट को बताते हैं, जिसे जज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला सुनाए, इसलिए सुनवाई के लिए अगली तारीख देते हैं। अब अगली सुनवाई का दिन आता है, जहाँ पे तरुण रोहन को कटघरे में बुलाता है और अपने साइड का स्टोरी बताने को कहता है। तभी सीन यहाँ से पीछे की ओर जाती है और हम देखते हैं कि रोहन फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। वह लड़की अंजलि होती है। वह फोटोज खींच रही होती है। फिल्म के सेट पर फोटो खींचना अलाउ नहीं था। तभी वह उसे डांटकर उसके फोन को चेक करता है तो वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि अंजलि उसी की फोटो चुप चुप के खींच रही थी। एक दिन रोहन सेट पर सुबह 4 बजे ही पहुंच जाता है। वह देखता है कि वहाँ सिर्फ अंजलि है। वह उसे कहता है कि किसी को बोल दो मेरी वैन में कॉफी बनाकर ले आए। थोड़ी देर बाद अंजलि ही वहाँ कॉफी लेकर आती है और बताती है कि अभी तक कोई नहीं आया है। इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए रोहन अंजलि के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि पीछे हट जाती है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा हो। अंजलि असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, इसलिए रोहन उसे प्रमोट करके अपनी अगली फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर बना देता है। एक बार फिर से रोहन अंजलि के करीब जाने की कोशिश करता है। रोहन का कहना था कि वह शादीशुदा जरूर है, लेकिन उसकी बीवी से उसकी नहीं बनती है। उसके बाद वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। रोहन उसे एक फ्लाइट भी दे दिया था। वो दोनों वहीं पे मिला करते थे। एक बार वो दोनों लेटे हुए थे। तभी अंजलि कहती है, जब आप दोनों साथ नहीं हो तो साथ में क्यों रहते हो? लेकिन रोहन उसकी बातों को अनसुना करके इम्पोर्टेंट मीटिंग है कह के जाने लगता है। तभी अंजलि उसे शादी की रिंग देती है और हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर उसके मुंह पर दरवाजे को बंद कर देती है। उसके अगले दिन रोहन उसे फ्लैट की चाबी ले लेता है और उसे नौकरी से भी निकाल देता है, क्योंकि वह डर गया था कि उसके अफेयर के बारे में उसकी बीवी को पता ना चल जाए। अगले दिन अंजलि फ्लाइट पर वापस आती है अपना सामान लेने के लिए, तो वह देखती है कि वहाँ कोई और ही लड़की मौजूद है। तभी अंजलि कहती है, मैं एक्टर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हूँ, किसी कॉल गर्ल्स के लिए नहीं। तभी रोहन उसकी पूरी तरह से बेइज्जती करने लगता है और कहता है, तुम जैसे 36,000 लड़कियां घूमती है जो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने तुम पे एहसान किया, तुम्हें कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा दिया, पर तुम्हें तो मेरी बीवी बननी है। तभी अंजलि कहती है, मैं थूकती हूँ ऐसे काम पर, और अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। 2 दिन बाद रोहन के पास फिर से अंजलि का कॉल आता है और वो माफी मांगने लगती है। वो कहती है, आप मेरा करियर बना रहे थे, मुझ पर काफी एहसान किया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस आपको मिस करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी रोहन उसकी बातों में आ जाता है और उसे कॉस्ट्यूम लेकर घर आके दिखाने को कहता है। तभी अंजलि घर आती है और कॉस्ट्यूम खोलकर दिखाने लगती है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि अंजलि के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ दोनों की सहमति से हुआ। अब रोहन पूरी कहानी बता देता है। तरुण कहता है कि रोहन एक अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है। उसने एक गरीब घर की लड़कियों को काम दिलाया, उसने आत्मविश्वास जगाया कि तुम कुछ कर सकती हो, और एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया। तरुण बताता है कि उस दिन अंजलि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, और वो सीढ़ियों पे चढ़ते समय अपने प्राइवेट पार्ट की जगह पर खुद को ही मारने लगी, ताकि ऐसा जख्म बने कि लगे उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है। रोहन भले ही उसकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन उसके शरीर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। ये केस अंजलि के बलात्कार का नहीं है, बल्कि उसके बदले का है। तभी दोनों जज फैसला सुनाने से पहले ब्रेक लेते हैं। उसी में से एक जज को बाहर खड़े लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है, जो इंसाफ की मांग कर रहे होते हैं। वे देखते हैं कि लोग पूरी तरह से पागल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि रोहन को बड़ी से बड़ी सजा मिले। तभी फैसला सुनाने की बारी आती है। जज कहते हैं कि ऐसे उलझे हुए केस में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक ही रास्ता होता है, वो है लॉ को पूरी तरह से फॉलो करना। लॉ ऐसे केसेस में पूरी तरह से क्लियर है। अगर कोई आदमी औरत के ऊपर हावी होकर कुछ करता है और वो मेडिकल रिपोर्ट में प्रूफ हो जाता है, और वो औरत कोर्ट में आकर कह देती है कि उसके साथ जो हुआ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ, तो कोर्ट को यह मानना ही होगा, जब तक कोई आरोपी ठोस सबूत नहीं ले आता है। और जो सजा रोहन को सेशन कोर्ट ने सुनाया था, वही सजा को हाई कोर्ट कायम रखती है और 10 साल के लिए जेल भेजती है। तभी तरुण इस जजमेंट से खुश नहीं होता है। वो कहता है, मैं इस जजमेंट को चैलेंज करूंगा। तभी रोहन अपनी बीवी के पास आता है और कहता है, तरुण इस जजमेंट को चैलेंज करेगा,
क्योंकि वह अपनी बीवी को भी कई सालों से धोखा दे रहा था, इसलिए वह भी उसे छोड़कर चली जाती है। और हम देखते हैं कि अंजलि हिरल के पास आती है और कहती है, तरुण जी ने जो कहा वो सच कहा था। रोहन ने जो किया वो बलात्कार नहीं था, लेकिन बलात्कार से कम भी नहीं था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिरल पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तभी कुछ टाइम बाद हिरल अपने बॉयफ्रेंड के साथ तरुण के घर पर डिनर के लिए आती है और कहती है, मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से इंसाफ मिला है। तभी तरुण कहता है, हम इंसाफ